Good morning. I am Dr. Pratibha Yadav, Assistant Professor, SBN गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बड़वानी। सबसे पहले मैं डॉक्टर नम्रता खुराना मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए लेक्चर के लिए आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम इंटरनेशनल एड्स डे के उपलक्ष्य में रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आम जन को एड्स के बारे में जागरूक करना है। मैं अपने व्याख्यान के द्वारा HIV वायरस के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HIV और एड्स में अंतर क्या है। HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह वायरस ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम को वीक करके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम कर देता है, जबकि एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह वायरस की फाइनल स्टेज है, जो यह हम बोल सकते हैं कि यह बीमारी की आखिरी अवस्था है जिसमें शरीर किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने की क्षमता खो देता है। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी बेसिकली हम देखें तो एड्स की इटियोलॉजी की बात करेंगे तो अभी तक नहीं पता कि कब और कैसे HIV डेवलप हुआ, पर अर्ली 20वीं सेंचुरी में कुछ थ्योरीज के अनुसार HIV जो है ह्यूमन में चिंपैंजीज के थ्रू आया। अर्ली 1980 में वर्ल्ड फर्स्ट टाइम अवेयर हुआ कि एड्स कोई बीमारी होती है और वो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, और यहाँ से एड्स के लिए अवेयरनेस स्टार्ट हुई। अगर हम ग्लोबली HIV एपिडेमिक को देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड 38 मिलियन पीपल्स HIV से इन्फेक्टेड हैं, जिसमें 2019 का अगर हम डेटा देखें तो 1.7 मिलियंस पेशेंट्स 2019 में फाइल किए गए, और 1.7 मिलियंस में से या टोटल पॉपुलेशन में से 2019 में 6,90,000 डेथ हुई, जिनमें से 95,000 जो थे वो बच्चे थे जिनकी उम्र 15 साल से कम पाई गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर द इंडिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक ऐसे स्टेट हैं जिसमें टोटल पॉपुलेशन में से जो परसेंटेज ऑफ HIV है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इन स्टेट में भी से भी हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और मिज़ोरम या इम्फाल ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर लगभग 1% पॉपुलेशन है ऑल पॉपुलेशन में से जो HIV इन्फेक्टेड है, और ये काफ़ी चिंता का विषय है। अगर हम बात करते हैं अब HIV वायरस, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये जो वायरस है ये जीनस लेंटिवायरस को बिलोंग करता है और ये फैमिली रिट्रोविरिडी फैमिली से आता है। इसकी 2 टाइप की स्टेन है, HIV-1 एंड HIV-2। जो HIV-2 है के कंपेयर में अगर देखें HIV-1 तो वो ज़्यादा वायलेंट स्टेन है, और इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, RNA है। अब हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो HIV वायरस का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक है ग्लाइकोप्रोटीन 120, अगर आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में, और एक है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ह्यूमन सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज एक ऐसे एंजाइम है जो HIV वायरस को ह्यूमन सेल में सर्वाइव और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि HIV जो है कैसे एड्स बन जाता है। ठीक है, हाउ डज HIV बिकम एड्स। देन ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी इम्यून सेल्स होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। HIV जो वायरस है उसका जो ह्यूमन के अंदर कुछ सेल्स हैं जैसे T हेल्पर सेल, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल, ये जो हैं HIV की टारगेट सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो है जो मेजर टारगेट सेल है वो है ह्यूमन की T हेल्पर सेल, जिसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं CD4। तो CD4 जो रिसेप्टर है उससे वायरस की, अब मैं स्ट्रक्चर में आपको इजीली समझा पाऊंगी। ये अगर आप देखें डायग्राम, इसमें जो वायरस है HIV वायरस है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन, मैंने आपको बताया तो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं GP41 एंड GP120। ये दोनों जो हैं ये किससे बाइंड करते हैं, T हेल्पर सेल की CD4 से।
जैसे ही GP41 एंड GP120 CD4 रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, वैसे ही काफ़ी बड़ा कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और यहाँ CCR5 टी हेल्पर सेल का एक और रिसेप्टर है जो एक्टिवेट होता है, और यहाँ से GP120 एंड CCR5 का वापस से इंटरेक्शन होता है, और यहाँ जो वायरस का सेल वॉल है और जो टी हेल्पर सेल की सेल वॉल है वो फ्यूज़ हो जाती है, और यहाँ से स्टार्ट होता है वायरस का ह्यूमन सेल के अंदर एंट्री। एक बार वायरस ह्यूमन सेल की मेम्ब्रेन को फ्यूज़ कर लेता है तो वायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA को डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर देता है। इस डायग्राम से मैं आपको बता पाऊंगी। तो जो एक बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो RNA को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डबल स्ट्रैंड में, और एक बार डबल स्ट्रैंड DNA बन गया तो ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और वहाँ पर जो सेल का खुद का DNA है, जो ह्यूमन सेल का DNA है, उसके साथ एक एंजाइम है जो वायरस का एंजाइम है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेज। ये इंटीग्रेज एंजाइम हेल्प करता है वायरस के डबल स्ट्रैंड DNA को ह्यूमन सेल के डबल स्ट्रैंड DNA के साथ इंटीग्रेट करने में या मिलने में। और एक बार जब ये वायरस का DNA ह्यूमन सेल के DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये पूरे सेल का कंट्रोल क्या करेगा, अपने हाथ में रख लेता है। और एक बार कंट्रोल वायरस के DNA के हाथ में आने के बाद वायरस अपनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और उसके बाद वो सेल को बस्ट करता है, और ये इन्फेक्शन जो होता है वापस से फैलता है। वायरस जो है सेल को बस्ट करने के बाद रिलीज़ होंगे, और वापस से ये प्रोसेस पूरी रिपीट होगी। ये वायरस फिर से किसी नई सेल को इन्फेक्ट करेगा, और यहाँ से टी हेल्पर सेल का अमाउंट कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सेल बर्स्ट होंगी टी हेल्पर सेल का अमाउंट कम होगा और व्यक्ति एड्स की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ से HIV से एड्स की तरफ की प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं HIV से एड्स तक की जर्नी में 3 स्टेज होंगी। पहला स्टेज है एक्यूट HIV इन्फेक्शन, सेकंड स्टेज है क्रोनिक HIV इन्फेक्शन, एंड थर्ड है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज़ एड्स। तो एड्स जो है हम एक स्टेज है, ना कि बीमारी। जो कन्फ्यूजन है लोगों को कि HIV और एड्स में हमेशा रहता है कि कई बार लोग HIV बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। HIV इज़ अ इन्फेक्शन। जब स्टार्टिंग में किसी को इन्फेक्शन हुआ HIV का तो वो HIV कहलाएगा, बट जब लास्ट स्टेज आ गई है उसके बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि लोग कुछ ही दिन जीते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। इस डायग्राम से मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगी कि ये 3 स्टेज जो हैं ये किस तरह से हैं। आप स्टार्टिंग में देखिए रेड लाइन जो हो रही है इनिशियल स्टेज जो है, तो इनिशियल स्टेज को जो है हमने एक्यूट HIV इन्फेक्शन बोला है। यहाँ पर वायरस का कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में या ब्लड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी अभी बनी नहीं। और इन्फेक्शन किसका है, वायरस का। वायरस लगातार सेल को बर्स्ट करता जा रहा है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज। इसमें जो सिम्टम होते हैं पेशेंट के वो होते हैं फ्लू लाइक स्ट्रक्चर, जुकाम, हेडेक, बॉडी पेन, ये जो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, कईयों को वो जो सिम्टम्स हैं वो भी नहीं होते। और अगर इन्फेक्शन के बाद लगातार कुछ महीने तक फ्लू टाइप के अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये HIV का एक इंडिकेशन है। अगर हम कुछ हफ्तों की बात करें तो बॉडी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करती है और एंटीबॉडी फॉर्म होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जो वायरस है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं क्रोनिक HIV इन्फेक्शन, और इंटरमीडिएट स्टेज और लेटेंट स्टेज। तो इसमें सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ कंसंट्रेशन, क्योंकि बॉडी फाइट कर रही है। और फाइनली क्योंकि बॉडी कभी भी इससे कोप अप नहीं कर सकती, इससे नहीं जीत सकती, वापस से एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन कम होता है और HIV वायरस फिर से बढ़ना स्टार्ट होता है। और ये जो लास्ट स्टेज है उसको हम बोलते हैं एड्स, और इसके जो सिम्टम है इसको हम बोलते हैं इलनेस स्टेज या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम स्टेज। अब हम आते हैं इस पर डायग्नोसिस कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस मेथड हैं जिसके थ्रू HIV को हम पता लगा सकते हैं। तो एक सबसे सिंपल जो मेथड है, जो इनिशियल मेथड है, वो है ब्लड टेस्ट। किसी को भी अगर डाउट है, किसी भी व्यक्ति को अगर डाउट होता है कि उसको इन्फेक्शन हो गया है या लगता है हो सकता है, तो वो सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराए।
बहुत सारे इसमें इस तरह के मेथड्स हैं, डायग्नोसिस मेथड्स हैं, जैसे एंटीबॉडी टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। इसमें अगर देखा जाए तीनों टेस्ट में तो दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक एंटीबॉडी टेस्ट एंड सेकंड इज़ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। तो इन्फेक्शन के तुरंत बाद अगर वायरस को डायरेक्टली डायग्नोसिस करना है तो हमेशा डॉक्टर जो हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट या NAT को रेफ़र करते हैं, या उसको रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को डाउट होता है तो NAT सबसे पहले कराएं, क्योंकि वायरस का डायरेक्टली टेस्ट होगा, वायरस को डिटेक्ट किया जाता है ब्लड में। तो ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो एंटीबॉडी टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को डिफ़र करता है या अंतर करता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में जो है वो वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, जबकि एंटीबॉडी टेस्ट जो है लगभग इन्फेक्शन के 12 हफ्ते बाद टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें जब एंटीबॉडी बन जाती है तो उसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनी होंगी तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाएगा, इसलिए उस टेस्ट को हम बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर, बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। तो अभी तक एड्स का कोई कारगर इलाज नहीं मिल पाया है। एक बार अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वह इस इन्फेक्शन को आखिरी समय तक उसके अंदर ही रहेगा। हाँ, पर कुछ ऐसे मेडिकेशन की मदद से हम HIV को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मेडिकेशन को हम ART बोलते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये अभी देखा जाए रिसेंटली कि ये जो HIV पेशेंट्स हैं उनका लाइफ स्पेन बढ़ा है। अगर आपने किसी न्यूज़ में देखा हो तो वो इसीलिए बढ़ा है, इसी कारण से बढ़ा है कि जो मेडिकेशंस हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं मेडिसिन्स के और ड्रग्स के, जिन कॉम्बिनेशंस को देकर कम से कम HIV जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाई गई है। अगर कोई व्यक्ति HIV इन्फेक्शन में अगर उसको कोई भी हम ड्रग्स ना दें तो शायद वो कुछ ही साल जिएगा, पर अगर हम उसको मेडिकेशन देते हैं, ट्रीटमेंट देंगे, तो वो शायद उसका लाइफ स्पैन 20 से 25 साल तक रह सकता है। तो ये कुछ इसमें इस ART में बेसिकली जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, इसमें 3 से ज़्यादा ड्रग्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। इस अप्रोच से हम ब्लड से HIV को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ART में बेसिकली NNRTI, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, NRTI, प्रोटीएज इनिबिटर, इंटीग्रेज इनिबिटर और फ्यूजन इनिबिटर। क्योंकि अब मैंने जब आपको प्रोसेस बताई तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो इनिबिटर्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर उस वायरस को इन्फेक्शन से रोक रहे हैं या फ्यूजन से रोक रहे हैं। इंटीग्रेज जो होगा वो DNA से इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, प्रोटीएज है वो तोड़ नहीं पाएगा प्रोटीन की मेम्ब्रेन को। तो ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक स्टेज पर इसको रोकने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं एक सक्सेस हमको मिली है इस कॉम्बिनेशंस में, ART में। तो इसके थ्रू जो है HIV पेशेंट्स की लाइफ स्पेन ज़रूर बढ़ी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स की। तो डॉक्टर्स जो हैं HIV पेशेंट्स जो है लगातार, अगर बात करते हैं डॉक्टर्स जो HIV ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसमें वायरल कंसंट्रेशन और T सेल की कंसंट्रेशन को लगातार मॉनिटर करते हैं। और इनिशियल स्टेज में 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के बीच में ये रेगुलर ड्रग्स के देने के बाद ये रूटीन चेकअप होता है कि क्या HIV का या जो वायरल कंसंट्रेशन है, जो HIV वायरस है, क्या उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, या T हेल्पर जो सेल्स हैं क्या उसका काउंट जो है वो एज इट इज़ है या बढ़ रहा है। क्योंकि ये 2 ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पर मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट्स की कंडीशन किस तरफ जा रही है। और अगर स्टेबल कंडीशंस आती हैं ड्रग कॉम्बिनेशन देने के बाद तो 3 से 6 महीने के बीच में इनका चेकअप किया जाता है। और ट्रीटमेंट के बाद HIV अगर देखा जाए तो पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते कि HIV ठीक हो सकता है, वो कहीं ना कहीं लिम्फ नोड में या इंटरनल ऑर्गन में होता ही है। हम उसको ब्लड से तो काफ़ी हद तक उसकी कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं, पर वो हिडन फॉर्म में ज़िंदगी भर वो लिम्फ नोड में या इंटरनल ऑर्गन में वो कहीं ना कहीं बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेती हूँ ये, क्योंकि मैं प्रिकॉशंस इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे में लोग इतने अवेयर हैं कि प्रिकॉशंस सभी को पता है, पर कुछ फैक्ट्स हैं जो लोगों को डाउट होता है कि ये ऐसा होने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर करना मुझे लगता है कि आज इस व्याख्यान में मैं इस लेक्चर में आपको बता सकती हूँ। तो HIV जो है हवा से या टच करने से या सलाइवा से या स्वेट से, पसीने से नहीं फैलता।
किसी का हाथ पकड़ने से HIV नहीं फैलता। ठीक है। थर्ड, मॉस्किटो से, लोगों को जो डाउट होता है कि मॉस्किटो से HIV फैल सकता है, तो HIV से बिल्कुल नहीं फैल सकता, क्योंकि जब भी मॉस्किटो बाइट करता है तो वो सक करता है, इजैकुलेट नहीं करता। ठीक है। तो वो उसमें मॉस्किटो से अगर देखा जाए, जो लोगों के मन में डाउट है, तो HIV मॉस्किटो से नहीं फैलता। लास्ट, आशा है इस इंटरनेशनल डे पर विद्यार्थियों एवं आमजन को HIV के बारे में जागरूक करने का एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आशा करती हूँ आप सभी जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।